बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडियन सोसाइटी जनरली जो है वो टॉलरेंट किस्म की सोसाइटी है और इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से लेकर यही रहा है कि इस सोसाइटी के अंदर को एग्जिस्टेंस की गुंजाइश है और ये सोसाइटी मिलजुल कर रहना जानती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहता रहता हूँ। मेरा ज़ाती तौर पर इंटरेक्शन आज तक बेशुमार इंडियंस के साथ रहा है। मेरी मुलाकातें रही हैं उनके साथ, बातचीत, खाना पीना सारा कुछ उनके साथ होता रहा है और उनके विचार और उनकी बातें सुनकर मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस है, बर्दाश्त है एक दूसरे के लिए। मैं यहाँ पर जब अपोजिशन करता रहता हूँ ना, वो फाशिस्ट आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ करता रहता हूँ। जैसे आरएसएस इंडिया की फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजीज जिसके अंदर किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में, यानी उनका नाम ही सुनना जो है वो वहाँ पर ममनू हो कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी, तो उनके बारे में मेरा एक यहाँ पर प्रिंसिपल ओपिनियन रहा है कि इस तरह की आइडियोलॉजीज जो हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए प्यार मोहब्बत के साथ। अब पिछले 2-3 साल से लेकर मेरा एक कंसिस्टेंट ओपिनियन रहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंडिया की जो सोशल फैब्रिक है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है और उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता साल नवंबर में मैंने एक बात की थी, एक एपिसोड किया था यहाँ पर ब्रॉडर व्यू के अंदर, जो कि उस वक्त जब मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था आपके और ईमेल्स भी मुझे उसके बारे में आए थे, मैसेजेस, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे होगा आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक उस चीज़ के आसार उस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने कहा था 20 नवंबर 2022 को कि मोदीज पॉलिटिक्स ऑफ हेट इज कमिंग टू एन एंड, राहुल गांधीज भारत जोड़ो यात्रा इज गेटिंग मोमेंटम। और मैंने ये बात की थी कि 2024 कुड बी द ईयर ऑफ चेंज इन इंडिया। ये एपिसोड नंबर था 1346। क्लियरली कैटागोरिकली मैंने कहा था कि यहाँ पर राहुल गांधी पे नज़र रखें। राहुल गांधी यहाँ पर बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है और एक्सेप्टेंस उसको मिल रही है पब्लिक के अंदर। अच्छा, रवायती तौर पर हिंदुत्व के समर्थकों ने मुझे कहा कि आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप तो कांग्रेस के एजेंट हैं। तो उन्होंने मुझे इतने मुल्कों का और पार्टियों का एजेंट बनाया हुआ ना कि कभी कभी मैं खुद भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार इनका क्या किया जाए। कभी बोलते हैं ये आईएसआई का एजेंट है, कभी बोलते हैं ये चाइनीज़ एजेंट है, कभी बोलते हैं ये कांग्रेस का एजेंट है, कभी कहते हैं ये ममता बनर्जी का एजेंट है, कभी कहते हैं ये शेख हसीना का एजेंट है, कोई कहता है ये बीएनपी का एजेंट है। हर तरह के एजेंट्स जो है ना, ये टाइटल मुझे मिले हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहरहाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये राइट सबको है, बुनियादी राइट है सबका, तो मैं उसको एक्सप्रेस करता रहता हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैं समझता हूँ कि ये रियलिस्टिक चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, उसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा होता हूँ। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसके अंदर जो उसको फीडबैक मिल रही थी वो ऑर्गेनिक लग रही थी और मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इसको फ़ायदा मिलेगा। डाउन एंड आउट थी कांग्रेस। मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ थी, मोदी साहब की जो सियासत थी, उन्होंने इसको डाउन एंड आउट कर दिया था लिटरली। लेकिन राहुल गांधी के इस स्ट्रोक ने थोड़ा सा उसमें जान डालना शुरू की और इसके मैंने कहा था कि ये पार्टी आपको उठती हुई नजर आएगी। फिर आपने देखा अब रिसेंटली क्या हुआ है। कर्नाटका के अंदर इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट रियासत है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर पिछले दिनों इलेक्शंस हुए और पहले ही मैंने आपको बता दिया था रिजल्ट्स आने से पहले ही कि ये जो स्टेट है ये कांग्रेस जीत सकती है। मैंने ये बात की थी कि इफ ऑल गोज वेल इन कर्नाटका पोल्स यू विल रियलाइज व्हाई मोदी यूज्ड टू हैव राहुल गांधी फोबिया। Only he can resist RSS BJP fascism in India. I spoke with some Karnataka political activists last night. They are confident that Congress will be in comfortable position, although from hijab controversy and the hate-mongering to anti-Muslim card, BJP did all sort of nonsense here. It will be a big blow for the Hindutva regime if they lost Karnataka. और वही हुआ, कर्नाटका में बीजेपी हार गई और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह से हारी है। मतलब पहले ये थ्योरीज दी जा रही थी कि ये जीत जाएंगे, खुद ही जीत जाएंगे और इंडिविजुअली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम गवर्नमेंट इनकी थी, अभी जो हारे हैं ना, ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, उससे पहले इनकी गवर्नमेंट थी बीजेपी वालों की। तो पहले ये कहा जा रहा था बीजेपी जीतेगी, फिर ये कहा जा रहा था कि नहीं बीजेपी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएगी दूसरी पार्टियों को साथ मिला के। लेकिन ऐसा झाड़ू फेरा है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कि सारी की सारी सीटें जीत गई। को 113 सीटें चाहिए होती हैं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बनाने के लिए और वो 136 पे पहुँच गए कांग्रेस वाले। तो सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली
अपने बलबूते पे किसी अलायंस के बिना गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में वहां पर आ गए। और जितना भी वहां पर गंद मचाया गया, यानी जितना लोगों को लड़वाया गया, इंसानों को लड़वाया गया आपस में, मतलब किस कदर ये बेशर्मी की बात है कि इंसानों को धर्म के नाम पे लड़वाया गया। हिंदू मुस्लिम का कितना बड़ा फसाद हुआ वहाँ पर, आपने देखा हिजाब कंट्रोवर्सी, स्कूलों के अंदर मुसलमानों की बच्चियों को हिजाब पहन के आने की इजाज़त नहीं थी, और वो बंदा भी हार गया बाय द वे। ये जो इनका एजुकेशन का मिनिस्टर था बीजेपी का, जिसने हिजाब पे बैन लगाया हुआ था, वो अपने ही कंस्टिट्यूंसी में हार गया वहाँ पे। अब इससे भी जाहिर होता है कि लोग पसंद नहीं करते वहाँ पर इस तरह की जो इंतहा पसंदाना सोच है। बहुत सारे इंडियंस इसको पसंद नहीं करते। ये छोटा सा टोला है, हमेशा से कहता रहा हूँ, ये छोटा सा टोला है जिसने सिस्टम हाईजेक किया हुआ है। जनरली इंडियंस ऐसे नहीं है इस तरह के, जिस तरह आप बीजेपी देखते हैं, आरएसएस देखते हैं ना, सारे इंडियंस ऐसे नहीं है। ये छोटा सा टोला है असल में जिसने सिस्टम हाईजेक किया हुआ है। अब जब मैं नवंबर में ये बात कर रहा था कि चेंज आ रही है इंडिया के अंदर, हवाएं चल पड़ी हैं, वेव्स चल पड़ी हैं, और इसके अंदर बाय द वे मैंने ये भी बातें की थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो भी पसंद नहीं करती इस तरह की चीज़ों को। ये जो नफरत की सियासत होती है, ये उनके भी वैल्यूज़ के खिलाफ हैं चीज़ें। उनकी अपने अंदर भी रेजिस्टेंस आ रही होती है, प्रेशर आ रहा होता है उनके सिस्टम के अंदर से कि किस तरह के लोग हैं इंडिया में। आपने देखा कि वो जो अमेरिका का रिलीजियस फ्रीडम को देखने वाला इदारा है, तीसरी मर्तबा मेरे ख्याल से मुसलसल उन्होंने 3 सालों में या चौथे साल मेरे ख्याल से अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, क्योंकि वहाँ पर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब है सिस्टम उनका जो है वो रेजिस्ट कर रहा है ना इस तरह की आइडियोलॉजीज़ को, तभी तो वो रिकमेंडेशन आ रही है ना इस तरह की। अब आज गल्फ न्यूज ने एक इंटरेस्टिंग बड़ी खबर लगाई है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विक्ट्री स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, कर्नाटका रिजल्ट शोज राहुल गांधी कैन मेक इंडियाज ग्रांड ओल्ड पार्टी विन अगेन। और इसमें वो कह रहे हैं कि द इलेक्शन रिजल्ट हैज नॉट ओनली फ्रीड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रूल ऑफ इंडियाज रूलिंग पार्टी बीजेपी, बट इट हैज आल्सो कन्वेड सेवरल powerful political messages and directions that can be crucial for India's political trajectory in the years to come. Notably, the country's general elections is scheduled to take place in the first half of 2024. Just at the right time, कांग्रेस पार्टी जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है इस वक्त। और अभी मैं आपको ज़रा मैप दिखाता हूँ। ये मैं देख रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं है। परसेप्शन ये क्रिएट की गई है कि ये कोई बहुत, यानी इंडिया को सारी को लपेट में लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा मैप देखिएगा। ये इस मैप में आपको जो ऑरेंज कलर के स्टेट्स नज़र आती है ना, ये बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, ऑरेंज जो नज़र आती है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, ये जो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, बांग्लादेश की दूसरी तरफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट, ये जो है ना स्विंग होती हैं स्टेट्स हमेशा। यहाँ पर आप यूँ समझे कि सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है अक्सर यहाँ पर गवर्नमेंट बनाती है, इनकी डायनामिक्स ही अलग है पॉलिटिक्स की। और यहाँ पर वैसे भी ये जो वोट है वो बीजेपी का अपना नहीं है। मिसाल के तौर पर मणिपुर अगर आप देखें तो मणिपुर के अंदर 50% से ज़्यादा कुकीज़ का और इनका वोट है, और वो बीजेपी को वोट करते नहीं हैं। तो इस रीजन की डिफरेंट पावर डायनामिक्स है। ये जो मेनलैंड है इंडिया का, इसकी बात करें आप, यहाँ पर अगर आप देखें ऑरेंज कलर जो है ये बीजेपी की स्टेट्स हैं। 4-5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर उनकी सरकारें हैं। बाकी उनकी एक स्टेट जो महाराष्ट्र की है, ये शिवसेना से छीनी गई है। यहाँ पर 2 नंबरी करके शिवसेना को तोड़ के यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है। असल में ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है, ये शिवसेना वालों के साथ इन्होंने धांधली की हुई है। ढोंग करके उनकी पार्टी तोड़ के उनका मैंडेट चुराया गया है बेसिकली। अब इनके अलावा जितना भी आपको नज़र आता है इंडिया, वो नॉन बीजेपी एरियाज हैं, सारी की सारी स्टेट्स। आधे से ज़्यादा इंडिया आपको नॉन बीजेपी नज़र आता है कि नहीं आता? मतलब साउथ में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा साउथ तो है वो तो मतलब किसी दूसरी पार्टियों को वोट देता है। वहाँ पर कांग्रेस की आपको प्रेजेंस नज़र आती है और दूसरी पार्टियों की नज़र आती है। बीजेपी कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में आपको नज़र नहीं आती, इसी तरह से आपको ये झारखंड में नज़र नहीं आते, बिहार में नज़र नहीं आते, ये आपको ओडिशा में नज़र नहीं आते, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी किस्म की सिचुएशन यहाँ पर बीजेपी के लिए पैदा हो गई है कि आधे से ज़्यादा इंडिया वैसे ही उनको वोट नहीं करता। जो उनके स्ट्रॉन्ग वोट्स थे, अब कर्नाटका असल में गुज़िश्ता मरतबा इनकी गवर्नमेंट बनी थी, वो इनके हाथ से निकल गया है। कर्नाटका इनके हाथ से निकल गया है। इसी तरह कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर ये नैरो मार्जिन से जीते हुए हैं। अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहती तो बना सकती थी। और एक और भी फैक्टर यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोइंसिडेंस है, मैं कोई कड़ियां नहीं मिला रहा आपस में, कोइंसिडेंस हो सकता है
कि जैसे ही अडानी साहब डाउन गए तो बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। मतलब बैक टू बैक उनको जो है ना वो शॉक से मिले हैं। रिसेंट शॉक कर्नाटका वाली इलेक्शन बैक टू बैक उनको मिले। तो ये क्या मतलब कुछ लिंक था, जैसे कि राहुल गांधी कह रहा था, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया वैसे पार्लियामेंट से। मतलब उसका हर दूसरा क्वेश्चन अडानी के ऊपर होता था मोदी साहब से, किसी एक क्वेश्चन का जवाब वो दे नहीं सके मोदी साहब, इनको निकाल दिया। तो अडानी साहब के डाउन जाते ये भी डाउन जा रहे हैं, ये भी अजब सा कोइंसिडेंस है। बहरहाल 2024 के इलेक्शंस आने से पहले पहले तब्दीली की हवाएं इंडिया के अंदर चल पड़ी हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मोमेंटम को कैरी ऑन कर सकती है वहां तक 2024 तक या नहीं कर सकती। अच्छा, आखिर में यहाँ पर एक क्लियरिटी ये भी दे दूं कि इंडिया के अंदर दूसरी भी सेक्युलर जमातें हैं। ममता बनर्जी की जमात भी सेक्युलर जमात है, दीगर और भी जमातें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इसलिए बीजेपी वाले खौफजदा होते हैं क्योंकि बाकी जो सेक्युलर जमातें हैं ना, देखिए हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है, इसके अगेंस्ट में सेक्युलरिज्म है। मतलब दो आइडियोलॉजीज हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में, मेन आइडियोलॉजीज दो हैं, हिंदुत्व और सेक्युलर्स। अब सेक्युलर्स बाकी जितने भी हैं ना कांग्रेस के अलावा, उनमें मसला यह है कि वो किसी मखसूस इलाके के अंदर हैं सिर्फ। जैसे ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल सेटअप है सिर्फ वेस्ट बंगाल में बना हुआ है, इंडिया के दीगर हिस्सों में नहीं है। इसी तरह से साउथ इंडिया के जो सेक्युलर्स हैं वो सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर आपको नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी से इसलिए वो खौफजदा हैं क्योंकि ये वाहिद पार्टी है, पुरानी पार्टी है ना, जिनका प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो बना हुआ है सारे इंडिया के अंदर। ऐसे एक सपोर्ट करना अलग बात होती है कि मुझे फलां लीडर पसंद है, फलां लीडर पसंद है, लेकिन इलेक्शन की डायनामिक्स अलग होती हैं। इलेक्शन के अंदर बंदों को बाहर निकालना घरों से और वहाँ पोलिंग स्टेशंस तक लेकर आना, उनका वोट डलवाना, ये सारी अलग ही साइंस होती है। और इसके लिए सेटअप चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो, ऑफिसेज हों, आपकी ओहदेदार हों, ये सब होना ज़रूरी है ऑल ओवर इंडिया। और ये चीज़ सिर्फ कांग्रेस के अंदर मौजूद है, मतलब इंडिया लेवल पर कांग्रेस के पास मौजूद है। बाकी की जो जमातें हैं उनका मखसूस स्टेट्स के अंदर है, तो वो इंडिया लेवल पर सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए बीजेपी को कम्पीट नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसीलिए मोदी साहब को शुरू से लेकर राहुल गांधी से एक वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इनकी परेशानी ज़रूर रही है कि ये आगे चल के मुझे डिफीट भी कर सकते हैं और बीजेपी की जो पॉलिटिकल एम्पायर है उसको धपड़धूस भी कर सकते हैं।